सपनों की उड़ान एपिसोड 3। शादी होते ही 15 दिन तो शांभवी ने संयुक्त परिवार में घूंघट के भीतर यह सोचकर बिता दिए कि दिल्ली जाते ही वे इन सब बंधनों से आज़ाद हो जाएगी। मगर दिल्ली पहुंचकर उसके सारे सपने भरभराकर टूट गए। विजय बेहद लापरवाह और आलसी इंसान निकला। पूरे घर में सामान फैलाकर रखता, घरेलू कार्य में मदद करने को अपनी तौहीन समझता, उसकी वेस्टर्न ड्रेस को लेकर भी टीका टिप्पणी करता। हनीमून के लिए हिल स्टेशन का प्रस्ताव रखने पर बोला, हनीमून तो वे जाते हैं जो अपने परिवार की बंदिशों में रहते हैं, हम तो यहाँ आज़ाद पंछी हैं, हमें कहीं जाने की क्या ज़रूरत। तुमने तो कभी दिल्ली भी नहीं देखी है। वीकेंड में तुम्हें अलग अलग जगह जैसे इंडिया गेट, कुतुब मीनार, कनॉट प्लेस, अक्षरधाम सब आराम से घुमा दूंगा। शांभवी मन महसूस कर रह जाती। इशिता अभी भी उत्सुकता से उसके फ़ोन का इंतज़ार करती, मगर शांभवी हाँ हूँ ठीक है कहकर बात टाल जाती। शांभवी की शादी अच्छे से संपन्न होते ही भानु प्रताप ने इशिता की कुंडली रिश्तेदारों के माध्यम से अनेक जगह भिजवा दी। 2-4 जगह से अच्छे प्रस्ताव भी मिल गए। फिर क्या था, भानु प्रताप अपनी पत्नी रितिका के पीछे पड़ गए। सुनो, तुम इशिता को एक दिन बैठाकर अच्छे से समझाओ, इतने अच्छे रिश्ते आसानी से नहीं मिलते। अभी उसकी उम्र कम है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी रिश्ते मिलने भी कम हो जाएंगे। जब इशिता पहले जॉब करना चाहती है तो उसे कर लेने दो, फिर रिश्ते भी देख लेंगे, रितिका ने समझाया। तुमने भी तो शादी के 4 महीने बाद ज्वाइन की थी, वैसे ही वह भी कर लेगी, भानु प्रताप लापरवाही से बोले। आपने कभी ध्यान भी दिया कि ससुराल और नौकरी के बीच तालमेल बैठाने में मुझे कितनी मुश्किल होती थी। आप तो हाथ झाड़कर निकल जाते थे, सारी बातें मुझे ही सुननी पड़ती थी। रितिका का मन कड़वाहट से भर गया। एक लड़का रेलवे में इंजीनियर है, दूसरा MBA है, सालाना 24 लाख का पैकेज है। कुंडली और फोटो देखकर दोनों परिवार सहमत हैं। तुम बस इसे राजी कर लो तो मैं भी उन लोगों को अपने घर आमंत्रित करूं। भानु प्रताप ने रितिका को समझाया। मैं उसे कुछ नहीं कहूँगी। जब आपको पता है वह अभी शादी करने को राजी नहीं है तो आपने बिना बताए उसके फ़ोटो और कुंडली क्यों भेजी। बेकार बहस ना करो, इतना अच्छा रिश्ता घर बैठे नहीं मिलता, भानु प्रताप ऊंची आवाज़ में बोले। रितिका बहस में ना पड़कर वहाँ से उठकर रसोई में चली गई। थोड़ी देर में इशिता भी रसोई घर में आ गई। मम्मी, मैं क्या सुन रही हूँ, पापा ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढा है। आपने मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? मुझे भी नहीं पता। तुम्हारे पापा हमेशा अपनी मर्जी ही तो चलाते आए हैं इस घर में, सब आपकी वजह से हुआ है। आप कभी दमदार आवाज़ में विरोध नहीं करती हैं ना, इसी बात का फ़ायदा पापा को मिल जाता है। इशिता की बात सुनकर रितिका को एक झटका लगा। इशिता सही कह रही है, वो कभी भी किसी बात का विरोध ही नहीं करती, बस समझता है कि करती आई है। एक हफ्ता तो यही तमाशा चलता रहा। भानु प्रताप और इशिता दोनों ही रितिका से एक दूसरे की शिकायत करते रहते। एक दिन परेशान हो रितिका ने दोनों को आमने सामने बैठा दिया और बोली, जो तुम दोनों मुझसे कहते रहते हो कि इसे यह बता दो, उसे यह बता दो, आज फुर्सत में हो आमने सामने बैठ कर बात कर लो कि लड़के वालों को क्या जवाब भिजवाना है। भानु प्रताप ने इशिता से कहा, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, बीच में बिल्कुल नहीं बोलना, फिर मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। इशिता सहमत हो गई। भानु प्रताप ने उसे दोनों रिश्तों के विषय में समझाया। उन दोनों युवकों का बायोडाटा, फोटोग्राफ, पारिवारिक रहन सहन के विषय में बताया। इशिता अनमनी सी सुनती रही। पापा की बात समाप्त होते ही बोली, आप भाई को अभी कितने साल और तैयारी के लिए देने जा रहे हैं? कम से कम 3 साल तो देने ही पड़ेंगे, इतना आसान नहीं है IAS बनना। तो ठीक है, मुझे बस साल भर का समय दे दीजिए, फिर मैं आपकी बात मान जाऊंगी। साल भर कोई रिश्ता इंतज़ार नहीं करेगा। नौकरी के लिए आवेदन करती रहना, शादी के बाद कहा ना कि पहले नौकरी करूंगी फिर शादी की सोचूंगी। मन करेगा तो करूंगी, नहीं तो खुद कमाऊंगी, खुद पर उड़ाऊंगी। इशिता ने लापरवाही से कहा, यह क्या बकवास है?
रितिका, तुम इसे कुछ समझाती क्यों नहीं? पिता पुत्री जब भी आमने सामने आते बहस शुरू हो जाती। रितिका ने भी उनकी बहस के बीच बोलना बंद कर दिया। इशिता ने अपना लक्ष्य केंद्रित कर लिया। वह हर दिन कम से कम 5-6 कंपनियों में आवेदन करती। उस दिन वह सुबह से साक्षात्कार में व्यस्त थी। शाम को चाय का कप पकड़कर वह सोच में बैठी थी कि पिछले 15 दिनों में दिए साक्षात्कार के परिणाम भी अब जल्दी ही आने शुरू हो जाएंगे। उसे पूरी उम्मीद है कि इस बार उसे नौकरी मिल ही जाएगी। तभी सामने से पापा को बिस्कुट का डब्बा लाते देख वह समझ गई कि फिर से उसे शादी के लिए फुसलाने को पापा बिस्किट का सहारा लेकर आ रहे हैं और उसी विषय पर चर्चा करेंगे। उसका सिर अब भारी हो चला था। सुबह से लैपटॉप पर आंखें गड़ाए वह थक चुकी थी। पापा से बहस कर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, अतः वहाँ से उठकर बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठ गई। भानु प्रताप भी सब समझ गए। अपनी बेटी की जिद देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया, तो वहीं से जोर जोर से बोलने लगे। एक शांभवी है, अपने ससुराल वालों का दिल उसने जाते ही जीत लिया। अपनी गृहस्थी में रच बस गई है, किसी से उसे कोई शिकायत नहीं। उसके माँ पापा भी निश्चिंत हो गए हैं। एक हम हैं, इतने अच्छे रिश्ते पकड़ कर बैठे हैं। रोज लड़के वालों से संपर्क कर उन्हें रोके हुए हैं, मगर हमारी बेटी सबसे ज़्यादा जिद्दी है। शांभवी को देखो, उसे तो बीएड कर कैरियर बनाने की ही नहीं पड़ी है, एमबीए कर दिमाग खराब हो गया है इसका। बरामदे तक आ रही बड़बड़ की आवाज़ से ध्यान हटाने के लिए वह फ़ोन पर मेल चेक करने लगी। एक मेल को पढ़कर वह उछल पड़ी। उसे एमएलसी में जॉब मिल गई थी। उसने मम्मी पापा को यह खुशखबरी देने के लिए बरामदे से अंदर झांका तो उसे मम्मी सिर पकड़कर बैठी दिखी और पापा फ़ोन पर अच्छा हाँ फिर लगातार बोलते हुए दिखे। क्या हुआ? उसने रोआंसा मुँह लेकर बैठी रितिका से पूछा। भानु प्रताप ने उसे चुप रहने को कहा। वह सोफे पर बैठ गई। फ़ोन के बंद होते ही भानु प्रताप चुपचाप दूसरे सोफे पर बैठ गए। कोई कुछ बोलेगा? उसने अपनी मम्मी पापा से पूछा। शांभवी के घर पुलिस आई थी, उसके पति की पिटाई करके गई, मम्मी ने कहा। क्या? मगर क्यों? पड़ोसियों से झगड़ा हुआ क्या? इशिता ने पूछा। विजय और शांभवी की बहस हो गई थी तो विजय ने हाथ उठा दिया। शांभवी सामने दीवार से टकरा गई। उसके माथे से खून निकलने लगा। उसी समय दोनों भाई शांभवी से मिलने उसके घर पहुंच गए। शांभवी की यह हालत देखकर दोनों ने पुलिस बुला ली। पुलिस ने आकर विजय की ठुकाई की, फिर शांभवी के कहने से छोड़ दिया, वरना वे विजय को घरेलू हिंसा एक्ट में थाने ले जाने को तैयार थे। भानु प्रताप एक सांस में बोल गए। अब शांभवी बता रही है कि वह तो पहले भी 1-2 बार हाथ उठा चुका है, मगर इसने किसी को कानो कान खबर न होने दी। कह रही थी कि वह ये सब बताकर आप लोगों को परेशान नहीं करना चाह रही थी। रितिका ने कहा। बेवकूफ़ है। वह कहती थी कि शादी के बाद घूमने फिरने और मन मर्जी करने की आज़ादी मिल जाएगी। मिल गई उसे आज़ादी। पिता के पहरे से निकली तो पति के बंदिशों में कैद हो गई। मैंने कहा था बीएड कर लो, जॉब पकड़ लो, आर्थिक आज़ादी तभी मिलेगी, मगर मैडम को तो शादी करनी थी, इशिता ने बौखलाकर कहा। रितिका ने उसे चुप रहने का इशारा किया। मुझे ग्रेटर नोएडा में जॉब मिल गई है, सालाना 7 लाख का पैकेज है। अब आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी पापा। जब मेरा मन होगा मैं तभी शादी करूँगी, चाहे 1 साल बाद हो या फिर 4 साल बाद। यह कहकर उसने पापा की प्रतिक्रिया जाननी चाही। भानु प्रताप ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो बेटा, खूब तरक्की करो, सदा सुखी रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।